हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंतजार करते करते मैया हुई निराश। 29 को भी नहीं आया लाभुकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि। मैया योजना के लाभुक 28-29 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं कि उनके खाते में छठी किस्त की राशि 2,500 रुपए आएगी। लेकिन 29 जनवरी का भी दिन बीतने के बावजूद अब तक लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे राज्य की मैयाओं के बीच निराशा है। यहां बताते चलें कि योजना की छठी किस्त 28 या 29 जनवरी को लाभुकों के खाते में आने थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि जनवरी माह के 2500 रुपये के लिए लाभुकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मैया योजना में हुई गड़बड़ी का ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखंड स्तर पर और शहरी क्षेत्रों के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाली कई महिलाएं मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रही हैं। कई लाभुक एक से अधिक जिलों में फॉर्म भरकर लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की भी पहचान की गई है जो इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। ऐसे में अपात्र लाभुकों के नाम को लिस्ट से हटाने की कवायद की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाकर पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाए। राज्य सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें पहले इसे बनवाना होगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक विभाग के अनुसार लाभार्थियों की संख्या अब बढ़कर 58,14,637 हो गई है। दिसंबर महीने में 56,61,791 महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि दी गई थी। जनवरी माह खत्म होने में मात्र 2 दिन बचे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि लाभुक के खाते में जनवरी माह का पैसा खाते में आता है या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। महाकुंभ की घटना पर सीएम हेमंत ने जताया दुख। मंत्री इरफान अंसारी यूपी सरकार पर भड़के, मांगा इस्तीफा। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों के 30 श्रद्धालुओं की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी राज्य के श्रद्धालु की मौत होना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो यह दुखद है, चाहे वह झारखंड का हो या बिहार का या बंगाल और यूपी का। यह चिंता और दुख का विषय है। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसकी कोशिश होगी। वहीं इस घटना पर दुख जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपए देने चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड समेत देश भर से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को होश में आना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए जवाबदेह होना और उनकी जान माल की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि कहां चूक हुई और आपने क्या कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार से घायल लोगों का बेहतर तरीके से इलाज करने की मांग की है और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी तरह की मदद मांगेगी तो झारखंड सरकार जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि कुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट देना ठीक नहीं है। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ परिसर में बीजेपी नेताओं के लिए रास्ता खाली कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री गंगा के ऊपर बैठकर बयान दे रहे हैं और वहां जनता भीड़ में मर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुंभ का अवसर है और राज्य सरकार इसे सही तरीके से संपन्न कराए। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत बड़ी घटना है जिससे पूरा देश दुखी है। हेमंत कैबिनेट का फैसला,
मंत्रिमंडल की बैठक में इन 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं किन किन प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। पहला प्रस्ताव है जीएसटी दर में वृद्धि। निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी दर में वृद्धि की गई है। इसके तहत नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविधाओं में भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई। दूसरा प्रस्ताव है सेवानिवृत्त पदाचारियों के वित्तीय लाभ। झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या WPS नंबर 777/2023 में राजकुमार राम के सेवा नियमित और अनुमान्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव है हस्तशिल्प संसाधन केंद्र के अनुदेशक विजय कुमार ठाकुर की सेवा नियमित करने के साथ ही उन्हें पेंशनादि लाभ देने की स्वीकृति दी गई। चौथा प्रस्ताव है उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना। झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य के शिक्षकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। पांचवां प्रस्ताव है सहायक शिक्षकों के पद सृजन। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षकों के 2 छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई। और छठा प्रस्ताव है शिक्षा और प्रशासन में सुधार। इस बैठक के माध्यम से झारखंड सरकार ने शिक्षा और प्रशासन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह निर्णय न केवल शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करेगा, बल्कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाएगा। मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। क्या जनता पर पड़ेगा अतिरिक्त भार? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के लिए सरकार जनता पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेगी। सरकार इस योजना की राशि आंतरिक संसाधनों से ही जुटाएगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उनके बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपये जमा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खनिज संपदा से समृद्ध यह राज्य देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। नीति आयोग ने भी झारखंड सरकार की कई योजनाओं की सराहना की है। मापदंडों के अनुसार झारखंड को कई मामलों में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी संतोष करने का समय नहीं आया है, बल्कि अभी भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाने बाकी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना से झारखंड ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। बजट की इतनी बड़ी राशि से राज्य की आधी आबादी के जीवन स्तर को सुधारने का यह प्रयास ऐतिहासिक है, विशेषकर झारखंड जैसे छोटे राज्य के लिए। उन्होंने कहा कि झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह अब भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। बावजूद इसके सरकार ने चुनौतियों से हार नहीं मानी और नए विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इरफान अंसारी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 फरवरी को। जानिए क्या है पूरा मामला। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई होगी। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सिविल कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट ने इरफान अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया था। वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था।
आरोप है कि मंत्री इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची की आपत्तिजनक फोटो वायरल हुई थी। इस मामले में जामताड़ा थाना में इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और दुमका के एमपीएमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। 21 दिसंबर 2022 को दुमका सिविल कोर्ट ने इरफान अंसारी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया था, जिसे उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी और इसमें इरफान अंसारी की याचिका कर फासिला लिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा मामले की सुनवाई करेंगे। इस मामले की 24 जनवरी को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की। हेमंत सोरेन ने दिया खिलाड़ी बेटियों को जमीन के साथ 35 लाख रुपए, अब बनेगा उनके सपनों का घर। झारखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने व उनके भविष्य को उज्ज्वल करने में जुट गई है। ऐसे में झारखंड की 2 बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का अपना घर होने के सपना राज्य सरकार ने आखिरकार पूरा कर दिया है। हेमंत सरकार ने हॉकी में झारखंड का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को मुफ्त जमीन का सौगात दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट जमीन आवंटन के कागजात भी सौंप दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की 2 होनहार हॉकी खिलाड़ी बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारी बेटियों ने अपने हुनर और काबिलियत से सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भी नाम रोशन किया है। पिछले कई दशकों से झारखंड की बेटियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश और दुनिया में अलग पहचान बनाई है। अपने प्रदर्शन के बदौलत कई बार हमारी बेटियों ने लोगों को आश्चर्यचकित किया है कि झारखंड जैसे पिछड़े और आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी सीमित संसाधनों में तैयारी कर इतनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। हमारी सरकार ने खेल पर फोकस करते हुए नई रास्ता तलाशने का काम किया है, जिससे यहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है। हमारी सरकार ने रांची में हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ साथ कई बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सफलतापूर्वक कर दिखाया है। ऐसे खेल आयोजनों से यहां के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिल रहा है। खेल स्वस्थ मानसिकता को विकसित करने का एक बेहतर माध्यम है। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों से किया वादा आज पूरा किया जा रहा है। सलीमा टेटे व निक्की प्रधान को रांची में भूखंड देने का निर्णय हमारी सरकार का ही था। आज ये वादा हम पूरा कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने भूखंड देने के साथ साथ यह भी घोषणा किया कि इन दोनों खिलाड़ियों को अपना आशियाना बनाने के लिए राज्य सरकार खेल नीति के तहत 35 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य विभिन्न चुनौतियों से गुजरा, लेकिन अब इस राज्य को हमारी सरकार एक बेहतर दिशा की ओर आगे बढ़ा रही है। पहले झारखंड सिर्फ खनिज संपदाओं के लिए ही पहचाना जाता था, लेकिन अब राज्य की पहचान सिर्फ खनिज संपदाएं ही नहीं बल्कि एक बेहतर मानव संसाधन और स्टार खिलाड़ियों के रूप में भी हो गई है। इसलिए हमारी सरकार ने यहां के युवाओं और खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। ऐसे में सीएम ने राज्य के युवाओं से अपील की कि उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर परिश्रम, त्याग और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा जा सकता है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने कई वर्षों से अपने प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। हमारी सरकार ने राज्य में एक बेहतर खेल पॉलिसी बनाकर खिलाड़ियों को हर संभव मदद और प्रोत्साहित कर रही है। कई राज्य
अपने सीमित संसाधनों की वजह से जाना जाता है। इन्हीं सीमित संसाधनों से संघर्ष के रास्ते इन राज्यों ने अपनी अलग पहचान भी बनाई है। ईश्वर ने झारखंड की भूमि को खनिज संपदाओं से नवाजा है। पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से यहां खनिज संपदाओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि इन खनिज संपदाओं का विशेष लाभ राज्यवासियों को नहीं मिल पाया है। वहीं सलीमा टेटे और निक्की प्रधान ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। सलीमा टेटे ने कहा कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था आज उन्होंने पूरा किया। कोई भी काम दिल से करने पर मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। वहीं निक्की प्रधान ने कहा कि वर्ष 2021 में पहले ओलंपिक पार्टिसिपेशन के बाद जब रांची पहुंची थी तब इसी सभागार में मुख्यमंत्री जी जमीन देने का वादा किया था। आज उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। अब मेरा रांची में अपना घर होने का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। झारखंड में 19 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का मंत्री ने दिया निर्देश। कहा गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग से संबंधित भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जोर देने का निर्देश दिया है। नेपाल हाउस में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा करने को कहा है। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि नए भवन के निर्माण कार्य के साथ साथ पहले से बने भवन का रखरखाव भी जरूरी है। ये निर्देश खासकर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े पैक्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि उपज के भंडारण से संबंधित भवनों का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर किया जाए। राज्य में जर्जर हो चुके लैंप पैक्स के स्थान पर नए भवनों का निर्माण समय की मांग है। राज्य में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ छोटे कोल्ड स्टोरेज की भी समीक्षा की गई। ऐसे कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में गुणवत्ता पर अधिक से अधिक जोर देने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस बार अनुकूल मौसम के कारण धान की अच्छी पैदावार हुई है। मोटे अनाज और दलहन की पैदावार भी पहले से बेहतर है। किसानों को समय पर बीज वितरण के लिए राज्य में भंडारण की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए विभाग को भवन की जरूरत है और भवन निर्माण विभाग को समय सीमा के अंदर भवन उपलब्ध कराना होगा। बैठक में विभागीय सचिव अब्बू बकर सिद्दीक, भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज में नामांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डोमिसाइल के आधार पर नहीं दिया जा सकता आरक्षण। देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इसे गलत और असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है और कहा है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम सभी भारत के निवासी हैं। यहां राज्य या प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। केवल एक डोमिसाइल है और वह यह है कि हम सभी भारत के निवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस सुधांशु धूलिया शामिल थे। बेंच ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में रहने, व्यापार करने और पेशेवर काम करने का अधिकार है। यह अधिकार शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर भी लागू होता है और निवास के आधार पर कोई भी प्रतिबंध पीजी स्तर पर इस मौलिक सिद्धांत को बाधित करता है। इसलिए यह गलत है। कोर्ट ने कहा है कि यह संविधान की भावना और प्रावधान के खिलाफ है। पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के विषय का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कहा कि कुछ हद तक निवास आधारित आरक्षण एमबीबीएस प्रवेश के लिए मान्य हो सकता है, लेकिन इसे पीजी में प्रवेश के लिए लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही आगे यह भी कहा गया है कि पीजी पाठ्यक्रम को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। इसलिए इसमें निवास आधारित आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।
फिलहाल इस आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश लेने वालों को राहत दी गई है, लेकिन कोर्ट का यह आदेश भविष्य में किसी भी नामांकन में प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि यह मामला 2019 में कोर्ट के सामने आया था। इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की गई थी। यह फैसला डॉक्टर तन्वी बहल बनाम श्री गोयल व अन्य के मामले में आया है। हाईकोर्ट के फैसले में पीजी मेडिकल प्रवेश में निवास आरक्षण को संवैधानिक करार दिया गया था। मंत्री चमरा लिंडा ने एकलव्य आवासीय विद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था सुदृढ़ करने का दिया निर्देश। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आवासीय विद्यालयों में आगामी शैक्षणिक सत्र को व्यवस्थित करने की कवायद शुरू कर दी है। विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और विद्यार्थियों के अध्ययन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया है कि 1 मई 2025 से राज्य के कुल 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए पढ़ाई का काम सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में मंत्री चमरा लिंडा ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, बीते दिन मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ बैठक कर राज्य के 59 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन और अध्ययन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के हेतु निर्देश दिया। हमारा लक्ष्य जनजातीय बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर भविष्य देना है। झारखंड में सादा पान मसाला को भी प्रतिबंधित की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए सख्त निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत बुधवार को स्वास्थ्य मुख्यालय नामकुम में राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में PCPNDT एक्ट, टीबी मुक्त झारखंड सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान राज्य में गुटखा और नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि झारखंड में सादा पान मसाला भी प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि इसके नाम पर दुकानों में खुलेआम गुटखा बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिससे वे गलत राह पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य का युवा नशे की गिरफ्त में जाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि दवा दुकानों की तत्काल जांच शुरू की जाए, क्योंकि कई मेडिकल स्टोर्स में नशीले सिरप और स्टेरॉयड धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों और ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की बिक्री होती पाई गई तो वे स्वयं भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। बैठक के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वे खुद एक डॉक्टर हैं और उन्हें यह पता है कि कैसे नशा हमारी युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब जब वे इस विभाग के मंत्री बने हैं तो यह उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि राज्य में ऐसे अवैध कार्यों को जड़ से खत्म करें। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सिविल सर्जनों के पास पर्याप्त अधिकार हैं कि वे अपने अपने जिलों में मेडिकल स्टोर्स की जांच कर नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर किसी भी दुकान में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाई जाती है तो तत्काल दुकान को सील कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार इस अभियान को राज्यव्यापी स्तर पर लागू करेगी और किसी भी हालत में गुटखा, नशीले पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को बेचना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार युवाओं को नशे से बचाने के लिए और भी कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने
पीसीपीएनडीटी यानी गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अनुपालन में कोई भी ढील नहीं बरतने का भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इस अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। बुधवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान यानी आईपीएच सभागार में आयोजित पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर कार्यशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित कार्यशाला में राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन और कार्यपालक दंडाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सावित्री बाई फुले योजना जैसे कार्यक्रम बेटियों को शिक्षा, रोजगार और समग्र विकास के अवसर प्रदान कर रहे हैं। विभागीय मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी बेटियां बोझ नहीं हैं, बल्कि वे देश की प्रगति में सहायक बन रही हैं। उन्होंने समाज में बेटियों के प्रति संकुचित मानसिकता को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आधा दर्जन गैंग सक्रिय, सबूतों की फॉरेंसिक जांच शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या नहीं, इसकी जांच झारखंड सीआईडी कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य उभर कर आया है कि झारखंड में सक्रिय कुछ ऐसे गैंग हैं जो हर हाल में सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की मंशा के तहत काम कर रहे हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी की टीम को अब तक 60 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें कई डिजिटल एविडेंस आम लोगों के द्वारा पुलिस को उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश एविडेंस झारखंड पुलिस के किसी काम के नहीं है। पुलिस को किसी भी एविडेंस की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग आम लोगों के द्वारा सीआईडी को भेजे गए हैं, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत लोगों के द्वारा भेजे गए हैं जिनमें कुछ नहीं है। मसलन व्हाट्सएप चैट दिया गया है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर नहीं है। प्रश्न पत्र हाथ में पकड़े हुए एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं है। झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार एग्जाम फाइटर जैसे कई गैंग किसी भी हाल में सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की साजिश रच रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि हमने अखबारों में 3 दिन तक विज्ञापन छपवाया और लोगों से सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के सबूत मांगे, लेकिन ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की एक साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि जितने भी तरह के डिजिटल एविडेंस पब्लिक के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, उन सब का फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। डीजीपी ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ कई तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है। सच और झूठ का फैसला जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। डीजीपी के अनुसार जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी ने मामले में दूसरी एफआईआर भी दर्ज की थी। वहीं रातू थाने में दर्ज केस को भी सीआईडी ने टेकओवर कर लिया था। सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से सबूत मांगे थे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में विज्ञापन के जरिए आम लोगों तक सूचना पहुंचाई गई थी कि यदि किसी भी व्यक्ति के बाद पेपर लीक से जुड़े कोई साक्ष्य हो तो उसे सीआईडी को उपलब्ध कराएं। इन साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। विज्ञापन के बाद अब तक 65 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। सबकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। जेएसएससी के द्वारा सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार और पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा आयोजित होने के बाद कई लोगों ने जानबूझकर फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल की। इससे पूर्व रातू थाने में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। झारखंड सीआईडी अब दोनों ही एफआईआर की जांच एसआईटी के जरिए करा रही है। रातू थाने में सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर पहली एफआईआर राजेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी।
इस केस के अनुसंधानकर्ता अमर कुमार पांडेय बनाए गए थे। उन्हें भी सीआईडी की एसआईटी में शामिल किया गया है। सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में गठित एसआईटी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के आदेश पर एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता कर रही हैं। टीम में रांची पुलिस के अधिकारियों को भी रखा गया है। डीजीपी के द्वारा गठित एसआईटी में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय, एक डीएसपी अमर कुमार पांडेय, सीआईडी में प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रकाश सिंह के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने आदेश दिया था कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में याचिकाकर्ता के द्वारा कराई गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि परीक्षा के आयोजन के बाद 19 सितंबर को उन्होंने रांची पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी जाए। झारखंड में ठंड से लोगों को मिलेगी राहत। जानिए कैसा रहेगा अगले 3 दिन का तापमान। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच मौसम केंद्र रांची ने थोड़ी राहत वाली खबर दी है। अगले कुछ दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों में झारखंड में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद के 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। बुधवार को झारखंड का उच्चतम तापमान सरायकेला खरसावां में 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 30 से 31 जनवरी को झारखंड में दिन की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे से होगी। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। वहीं 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच कैसा रहेगा? झारखंड में मौसम का मिजाज सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। इस दिन राज्य के उत्तर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। 2 फरवरी को सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी, उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। 3 और 4 फरवरी को भी दिन की शुरुआत भी कोहरे से होगी, तत्पश्चात आसमान साफ रहने की संभावना है। 30 जनवरी को रांची और आसपास का तापमान 13 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जोहार।